और मेरी पॉलिसी की लिमिट मुझे ये कहती है कि अगर मैं कल मुझे किसी कारणवश दिल्ली में ट्रीटमेंट कराना पड़ा या मुंबई में ट्रीटमेंट कराना पड़ा तो वहाँ पर मुझे 20% खुद की जेब से देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। उन सभी के लिए ये यूज़फुल वीडियो है जो सही हेल्थ इंश्योरेंस की तलाश कर रहे हैं। तो आज समझते हैं कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस है जो हमें नहीं लेना चाहिए। इससे हमें बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा कि लेना क्या चाहिए। तो रिवर्स अप्रोच के साथ एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मैं आज जुड़ा हूँ और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बने रहें कॉन्टिन्यूसली और हेल्प करें इस फैमिली को ग्रो करने में। बिकॉज हमारा जो विज़न है वो विज़न है इंश्योरेंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी को लेकर आना, उन टेक्निकल टर्म्स को और इजी बनाना और एक्सेसिबल बनाना ताकि हमारे व्यूअर्स सही डिसीजन ले सकें, मिस सेलिंग से बच सकें और फ्यूचर में उस बुरे समय पर उस इंश्योरेंस राइट इंश्योरेंस कवर की वजह से उस बुरे टाइम से निकल सकें। तो ये हमारा पर्पस है, आपको इंफॉर्मेटिव बनाना। सो आज का टॉपिक है कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए माय डियर। ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस के बारे में हमने सुना समझा कि ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए, बट आज हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस है जो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो हमें सबसे बुरे समय में जिंदा रहते सपोर्ट करता है, और वो भी फाइनेंशियल सपोर्ट। ऐसा सपोर्ट जो हम अपने रिलेटिव या अपने बड़े भाई से एक्सपेक्ट करते हैं, बट रियलिटी में आज की सोसाइटी में वो एनवायरनमेंट नहीं है और अल्टीमेटली वो जगह हेल्थ इंश्योरेंस ने ले ली है और वो ही एक बड़े भाई की तरह आपको सपोर्ट करता है। बट अगर आपने वो सही हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, सही कंडीशंस पे लिया है और सारी सही इंफॉर्मेशन देकर आपने परचेज करा है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक ज़रूर बने रहें और हमें ज़रूर बताइए अगर कोई फीडबैक है, अगर कोई आपको लगता है कोई गैप है तो वो भी हमें बताएं ताकि हम और बेहतर बनकर और चीज़ें बेहतर लेकर आए आपके लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा है जो हमें नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहला ध्यान रखना है, ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है जिसके अंदर रूम रेंट की लिमिट्स है। बिकॉज रूम रेंट एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इतना बड़ा कड़ी है बिल की, कि अगर रूम रेंट पे कैपिंग होगा तो आपका डिडक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। टोटल बिल अमाउंट जो हमारा हॉस्पिटलाइजेशन में होता है उसका रूम रेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर मेरी रूम रेंट लिमिट 5,000, 4,000, 3,000 ऐसी है और हॉस्पिटल की रूम रेंट लिमिट 10,000 रुपीज़ है, तो आपको 5,000 रुपीज़ पर डे वो गैप ही पे नहीं करना, बल्कि इसकी वजह से जो को रिलेटेड चीज़ें हैं, डॉक्टर विजिट, नर्सिंग चार्जेस, डाइट चार्जेस, को रिलेटेड जितनी भी ये आइटम्स हैं, ये सारी की सारी आपके बिल अमाउंट में एक्स्ट्रा आपको पे करनी होती है। तो पहला ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी जो भी आप परचेज कर रहे हैं, सस्ता मतलब अच्छा नहीं होता। अगर ऐसी पॉलिसी आप परचेज कर रहे हैं जिसके अंदर रूम रेंट की लिमिट है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ ऐसी पॉलिसी को अवॉइड करें। दूसरा, ऐसी पॉलिसी हमें कभी भी नहीं लेनी जिसके अंदर जोन वाइज कैपिंग है, मतलब कि जोग्राफिकली कैपिंग है। कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं हिमाचल में रहता हूँ या मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ या मैं किसी अदर पार्ट में रहता हूँ जो रेस्ट ऑफ इंडिया में आता है और वहाँ पॉलिसी परचेज करता हूँ, और मेरी पॉलिसी की लिमिट मुझे ये कहती है कि अगर मैं कल मुझे किसी कारणवश दिल्ली में ट्रीटमेंट कराना पड़ा या मुंबई में ट्रीटमेंट कराना पड़ा तो वहाँ पर मुझे 20% खुद की जेब से देना पड़ेगा। तो ऐसी पॉलिसी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी पॉलिसी को ज़रूर ध्यान रखें कि ये सेकंड फैक्टर है जहां पर हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर डिसीजन करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमें नहीं लेनी है जिसके अंदर कोपेमेंट है। यस माय डियर, कोपेमेंट क्लॉज अमूमन एंट्री एज पे होता है कि जो लोग फर्स्ट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस 60 के बाद परचेज कर रहे हैं उन पर 20% का मिनिमम कोपेमेंट आता है।
दैट मीन्स कि अगर मैं चंडीगढ़ में पॉलिसी लेता हूँ और चंडीगढ़ में ही मुझे इलाज की ज़रूरत पड़ती है और कल वो ट्रीटमेंट की कॉस्ट 10 लाख आती है और मेरी पॉलिसी 10 लाख की है, तो टोटल क्लेम मुझे 8 लाख रुपए ही मिलेगा और 2 लाख मुझे अपनी पॉकेट से ही पे करना पड़ेगा। सो कोपेमेंट वाली पॉलिसी को प्लीज़ अवॉइड करें, बिकॉज मार्केट में आज विदाउट कोपेमेंट ऑप्शंस अच्छे अवेलेबल हैं। फोर्थ फैक्टर जहां पर हमें ध्यान रखना है कि ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस परचेज नहीं करना है जिसके अंदर कैपिंग हो मॉडर्न ट्रीटमेंट को लेकर, बिकॉज आज आने वाला जो टाइम है, एआई का ज़माना है, रोबोटिक सर्जरी का ज़माना है, तो ऐसी पॉलिसी भी नहीं परचेज करनी जहां पर मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर्ड ना हो। अगर कवर हो तो वो लिमिट्स के एक्सक्लूजन्स में ना हो। सो ये फैक्टर भी हमें बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। नेक्स्ट फैक्टर जो हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ध्यान रखना है वो है कि एक्सक्लूजन्स, जो परमानेंट एक्सक्लूजन्स हैं वो कम हो। फॉर एग्जांपल 2 मेन एक्सक्लूजन्स ज़रूर कंपेयर करें। पहला, इंटरनल कॉन्जिनेंटल डिजीज़, मतलब कि जमादुड़ू बीमारियां पैदा होते ही कुछ इंटरनली डिफेक्ट होते हैं और बहुत सी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इस डिफेक्ट को कवर नहीं करती। एक्सटर्नल कॉन्जिनेंटल डिफेक्ट हर कंपनी कवर नहीं करती, बट इंटरनल कॉन्जिनेंटल डिजीज ऑलमोस्ट कुछ कंपनियां कवर नहीं करती। बाकी जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं या अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 2 साल बाद इंटरनल कॉन्जिनेंटल को कवर करती हैं। अब ये कहने के लिए तो सिर्फ 3 अक्षर का वर्ड है, बट एक्चुअल में ये 148 से भी ज़्यादा तरह के डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं। हार्ट का डिफरेंट टाइप्स के हार्ट डिफेक्ट्स हैं, आइज़ के डिफरेंट डिफेक्ट्स हैं, किडनी के अलग हैं, डिफरेंट ऑर्गन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं इंटरनली। दैट मीन्स कि पैदा होने के समय ही कुछ विकारता शरीर में रहेगी उस पर्टिकुलर उस ऑर्गन की, जिसकी वजह से वो फुली डेवलप नहीं हुआ। इसका कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि दिल में छेद होना। आज हम लोग बिल्कुल हेल्दी हैं, बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, एज छोटी है तो दिल का साइज भी छोटा है, हार्ट भी छोटा है, तो जो होल है वो भी छोटा है, जिसकी वजह से अभी दिक्कत नहीं पता चलती। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो पता चलता है कि हार्ट पे होल है, बिकॉज हार्ट का साइज भी बढ़ा तो होल का साइज भी ऑटोमेटिकली बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल सिंगल किडनी होना या श्रिंक किडनी होना, छोटी किडनी होना, एक बड़ी किडनी होना, या हार्ट की आर्टरीज ही पूरी तरह से डेवलप नहीं है, यूरिनरी ट्रैक की बचपन से ही प्रॉब्लम, मुझे पता नहीं था। ऐसे जो इंटरनल कॉन्जिनेंटल डिफेक्ट्स हैं, अगर ये आपकी पॉलिसी के अंदर कवर नहीं है तो प्लीज़ अवॉइड करें ऐसी पॉलिसी को। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आज से 3 साल पहले परमानेंट एक्सक्लूजन में था, बट आज बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो मेंटल हेल्थ में एटलीस्ट साइकोमेट्रिक और साइकेट्रिक को कवर कर रही हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा भारतवर्ष, हमारा देश मेंटल इलनेस की तरफ बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे समाज में बढ़ती जा रही हैं। सो प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि ऐसी पॉलिसी जिसमें मेंटल हेल्थ कवर ना हो तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि ऐसे और कौन से फैक्टर्स हैं जहां पर हमें ध्यान रखना है कि ये वाला प्रोडक्ट हमें नहीं लेना। तो ऐसे प्रोडक्ट जहां पर फैंसी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, जहां पर फीचर बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ऑटो रिस्टोरेशन, बूस्टर, दीज आर थिंग्स, हम उसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करते हैं, हम अपना जो बेसिक सम इंश्योर्ड है वो छोटा ले लेते हैं उन पर डिपेंडेंट होकर, और जिसका नतीजा फ्यूचर में हमें ज़रूर भुगतना पड़ेगा, बिकॉज हर कंपनी के पास जो कंडीशन है वो है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। सो प्लीज़ ध्यान रखें, फैंसी प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना। हमें ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना है जो हमारी हॉस्पिटलाइजेशन की नीड को बाखूबी पूरा करे, और स्पेसिफिकली मेरी ट्रीटमेंट की जो लिमिट है उसको मैक्सिमम तक अगर जाता है तो मैक्सिमम तक वो कवर करे। दैट मीन्स मेरा बेसिक सम इंश्योर्ड सही होना चाहिए। ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं जहाँ पर मुझे कुछ थोड़ा सा ओपीडी भी मिल रहा है, कुछ डिफरेंट चीज़ों का लालच देके मुझे वो पॉलिसी दी जा रही है। तो ऐसे प्रोडक्ट अवॉइड करें। जब तक आपके पर्पज़ को मीट नहीं कर रहा तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस का पर्पज़ ओपीडी नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन है।
मेजर हॉस्पिटलाइजेशन, जहाँ पर लाखों और करोड़ों के खर्चे आते हैं। सो ऐसे प्रोडक्ट प्लीज़ अवॉइड करें। ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जहाँ पर वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है या पॉलिसी के अंदर सब लिमिट्स और लिमिटेशन ज़्यादा है, आईसीयू पर कैपिंग है, या बहुत से ऐसी भी पॉलिसीज़ हैं जहाँ पर वेंटिलेटर पे अगर किसी की ब्रेन डेथ हो जाती है तो वो परमानेंटली एक्सक्लूडेड हो जाता है, वो क्लेम पेबल नहीं होता। सो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे हमें ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो कभी भी आप किसी से भी हेल्थ इंश्योरेंस डिस्कस करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछें कि क्या नहीं मिलेगा, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कवर नहीं होती। दूसरा, अगर कवर होती हैं तो कितने समय बाद कवर होती है और कितनी लिमिट के साथ कवर होती है। और पहले बताए हुए सारे फैक्टर्स को ध्यान रखें कि रूम रेंट पे अगर लिमिट्स हैं तो ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना। अगर जोग्राफिकली कोई कैपिंग है तो वो भी पॉलिसी नहीं लेना, बिकॉज मुझे नहीं पता कि आज मैं चंडीगढ़ हूँ, हो सकता है कि कल फैमिली के साथ घूमने के लिए मैं जयपुर गया हूँ या दिल्ली गया हूँ या मुंबई गया हूँ और वहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाती है, वहाँ पर मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है और ऐसा ना हो वहाँ पर लाखों रुपए अपनी जेब से लग जाए। सो जोग्राफिकली लिमिटेशन वाली पॉलिसी नहीं लेनी है। आईसीयू पे कैपिंग हो ऐसी पॉलिसी नहीं लेनी है। मॉडर्न ट्रीटमेंट में अगर कैपिंग है या वो एक्सक्लूडेड है ऐसी पॉलिसी नहीं लेनी है। ऐसी पॉलिसी भी नहीं लेनी है जिसमें मेंटल हेल्थ कवर नहीं हो रहा। ऐसी पॉलिसी नहीं लेनी है जिसके अंदर इंटरनल कॉन्जेनिटल कवर नहीं हो रहा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक, कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग को और बेटर बनाया जा सके। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।